हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th हिंदी की जो पुस्तक है नई उड़ान हिंदी पाठकमाला, उसमें से चैप्टर नंबर 5 फूल और कांटा, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। इस कविता का वाचन और व्याख्या है। इस कविता के बारे में कवि क्या कहते हैं, सबसे पहले यह जान लें। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव सदैव परिवेश पर ही निर्भर नहीं करता। कुल या वंश का नाम ही प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि मनुष्य के कर्म ही उसके विख्यात अथवा कुख्यात होने के आधार होते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा 2 और चैनल है, एक कुकिंग का इंडियन हाउस रेसिपी आलापुरी और एक बच्चों का स्पेशल है बच्चों की दुनिया 8-3। आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस का भी आनंद लीजिए। कविता है जन्म लेते जगह में एक ही। कवि कहते हैं है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। अब इन 4 लाइनों की व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो यहाँ एक ही पौधे में जन्म लेने वाले कौन है? एक है फूल और एक है कांटा। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर पलते हैं, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। आगे कभी कहते हैं रात में चमकने वाला चंद्रमा भी एक जैसी चांदनी दोनों पर डालता है। ऐसा नहीं है फूल को कुछ स्पेशल चांदनी वो देता है और कांटे को कुछ अलग देता है। एक ही चंद्रमा का वही एक प्रकाश फूल और कांटे दोनों पर बराबर पड़ता है। आगे कभी कहते हैं मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह क्या है? बादल। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। आगे कवि कहते हैं कि एक ही बादल, एक ही प्रकार का जल फूल और कांटे दोनों पर बरसाता है। ऐसा नहीं है कि फूल पर मीठा जल बरसता है और कांटे पर खारा जल बरसता है। ऐसा नहीं है। वही जल फूल के ऊपर बरसता है और वही जल कांटे पर भी बरसता है। और एक ही हवा दोनों को लगती है। ऐसा नहीं है कि फूल पर अच्छी सुगंधित शीतल हवा लगती है और कांटों पर लू चलता है। ऐसा नहीं है। जब लू चलता है तो वह फूल और कांटा दोनों पर चलता है, और जब शीतल सुगंधित हवा चलती है तो भी वह भी फूल और कांटे दोनों को समान रूप से हवा देती है। आगे कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ एक होते हुए भी चंद्रमा चांदनी भी एक ही देता है, बादल पानी भी एक ही बरसाता है, हवा एक ही तरह की हवा दोनों को देती है, लेकिन इन दोनों के रहने का ढंग, इन दोनों का स्वभाव व्यवहार यानी फूल और कांटे का व्यवहार प्रायः
एक सा नहीं होता। आगे अब कह रहे हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। अब इन 4 लाइनों में कांटे में क्या कुछ बुराइयां हैं, क्या कुछ विशेषता है, ये कवि बता रहे हैं। कवि कहते हैं, कांटा कभी किसी की उंगलियों को छेद देता है, यानी उंगलियों में चुभ जाता है, कभी किसी के अच्छे कपड़ों को फाड़ देता है। कैसे फाड़ देता है? कोई जा रहा है, देखा नहीं, वो कांटा है, कांटा फंस के और कपड़े फट जाते हैं। आगे कहते हैं, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जो तितलियां प्यार में आकंठ डूबी हुई हैं, फूल के प्यार में डूबी हुई हैं, उन तितलियों के पंख को कांटा कतर देता है, काट देता है, फाड़ देता है। आगे कहते हैं, भंवरों का है बेध देता श्याम तन, और जो भंवरे मड़राते हैं, उन भंवरों के श्याम सलोने शरीर को कांटा भेद देता है, चीड़ फाड़ देता है। ये है कांटे का स्वभाव। जबकि एक ही चंद्रमा कांटे को भी प्रकाशित करती है, फूल को भी प्रकाशित करती है, लेकिन फूल कांटे से बिल्कुल अलग है। एक ही बादल यहाँ भी पानी गिराता है, फूल पर भी गिराता है, लेकिन कांटा फूल सा नहीं है, उसके कर्म फूल से अलग हैं। एक ही हवा फूल पर भी चलती है, कांटे पर भी चलती है, लेकिन कांटा फूल जैसा नहीं होता। अब फूल की क्या विशेषता है, फूल का क्या स्वभाव है, उसको भी कवि बता रहे हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तितलियां फूल के ऊपर मंडराती हैं ना, उनके ऊपर बैठ के उनके रस का पान करती हैं, तो उसको गोद कहा है कवि ने। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने फूल के बारे में। कवि कहते हैं, फूल तितलियों को अपने गोद में बैठाता है, भंवरों को अपना अनूठा अद्भुत रस पिलाता है, और अपने सुगंध से और अपने निराले रंग से वह हृदय के कली को, सभी के हृदय के कली को खिला देता है। जबकि वही चंद्रमा है जो कांटे को प्रकाशित किया है, लेकिन कांटा फूल से बिल्कुल अलग है। वही मेघ है जो कांटे पर वर्षा किया है, लेकिन कांटा फूल जैसा नहीं हुआ है। जबकि वही हवा है जो फूल को दिया है, वही कांटे को दिया है, लेकिन फिर भी फूल कांटे की तरह नहीं है। आगे कह रहे हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। सुर कौन है यहाँ पे? देवता। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कवि। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि एक, दोनों में से एक है जो कि सबकी आंख में खटकता है,
कोई उसको पसंद नहीं करता है। क्या कोई कांटे को पसंद करता है? कोई कांटे को अपने सिर पे रखना चाहेगा? सिर पे क्या कोई पैरों में भी नहीं रखना चाहेगा भैया कांटे को। और दूसरा, वो देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है, वहां पर शोभायमान है। आगे कवि कहते हैं, किस तरह किसी के कुल की बड़ाई काम देगा, कैसे काम देगा, यदि उसके अंदर बड़प्पन की कमी होगी। यदि उसका कर्म अच्छा नहीं होगा तो उसका कुल कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य का कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म बड़ा होना चाहिए। कुल अच्छा हो, कुल बड़ा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आशा है इतनी प्यारी सी कविता और कविता के माध्यम से कवि की जो भावना है वह आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद।